हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच से रिलेटेड। दरअसल क्या हुआ था, 13 दिसंबर को कुछ जो विजिटर थे वो पार्लियामेंट में विजिट करने गए थे। देखो क्या होता है पार्लियामेंट में, कुछ लोग होते हैं वो पार्लियामेंट का जो सेशंस होता है उसे सुनने के लिए जा सकते हैं परमिशन के साथ में। वो पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग होती है उसे सुनने के लिए जा सकते हैं, उनको परमिशन दी जाती है कुछ काफ़ी सारी सिक्योरिटी ध्यान में रखते हुए। बट इस दिन जो गए थे ना वो लोग वो सिक्योरिटी ब्रीच करके पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, गोले बारूद का प्रयोग किया, स्मोक का यूज़ किया और थोड़ी घमासान मचा दी पार्लियामेंट में, थोड़ा बहुत भगदड़ मचाई, जिससे सिक्योरिटी ब्रीच मतलब पूरी सिक्योरिटी पार्लियामेंट की वो खतरे में आ गई थी कुछ समय के लिए। तो इस जो घटना हुई थी इस घटना ने 20 साल पुरानी एक घटना की घाव ताज़ा कर दी। इसी दिन 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। उस समय पूरे देश पर एक धब्बा लगा था, क्योंकि पार्लियामेंट है वो देश की आन बान शान है। अगर पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं तो पूरा देश कैसे सुरक्षित होगा। तो इस घटना ने 20 साल पुरानी वो घाव है उसके ताज़ा कर दिए थे। अब इससे ये सीख मिलती है, देखो पार्लियामेंट का सेफ रहना जरूरी। देखो जो अटैक किया था ना उनका मानना है, जो पार्लियामेंट में इस प्रकार की गतिविधि भी करी थी, उनका कहना है कि हम सरकार को सुनाना चाहते थे, हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाना चाहते थे। सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही, हमारी मांगें नहीं मान रही है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाना चाहते थे। बट जो विरोध प्रदर्शन का ये तरीका है ना वो गलत है। देखो देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर देश की पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि विरोध प्रदर्शन का ये तरीका था ना वो गलत था, इसलिए इन लोगों को सजा भी दी गई है और आगे ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी उस पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। तो चलते अपने पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है, भारत ने अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इजराइल के खिलाफ वोट किया है, इससे संबंधित है। तो देखो न्यूज़ में क्यों है, अभी क्या हुआ है, इजिप्ट द्वारा एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव में क्या था कि इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर किया जाए। इजराइल और हमास के बीच में भी जो अटैक चल रहा है, वॉर चल रही है, उस वॉर में इमीडिएट सीज फायर हो और तुरंत युद्ध को रोका जाए, ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव के भारत ने इस प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट किया कि हाँ जो प्रस्ताव लाया गया है इसके माध्यम से इजराइल में जो भी चल रहा है, इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में वॉर चल रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। अब 10 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया है, जैसे एक तो यूएस होगा ऑब्वियस है, एक यूके, एक इजराइल खुद और बाकी भी इजराइल के जो अलाई कंट्री है। 153 देशों ने इसके सपोर्ट किया। इंडिया ने भी सपोर्ट किया है, इंडिया तो करेगा ही, बाकी भी देशों ने इसका सपोर्ट किया। कुछ देशों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया है। तो इस मुद्दे को तो आप अच्छे से जानते होंगे। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास द्वारा अटैक किया गया था। हमास जो एक टेरर ग्रुप है, इजराइल द्वारा इसे टेरर ग्रुप घोषित किया गया। वैसे तो ये टेरर ग्रुप कोई इंटरनेशनली घोषित नहीं है, बट इजराइल द्वारा इसे टेरर ग्रुप घोषित किया गया। तो इनके द्वारा हमास द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया था, जिसे ऑपरेशन अल अक्सर फ्लड कहा गया था। और इसके बदले में इजराइल ने भी ऑपरेशन चलाया और टेरर ऑन वॉर घोषित कर दिया था। तब से लेकर अब तक इन दोनों के मध्य तनाव बढ़ा हुआ है और लगातार सिविलियंस की जान भी जा रही है और युद्ध चल रहा है। तो भारत नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से सिविलियन की जान जाए, भारत हमेशा शांति चाहता है। इसका जनरल भारत ने जो ये इजराइल के खिलाफ वोट दिया, इसका कोई ऑफिशियल रीज़न तो नहीं बताया, बस भारत हमेशा वॉर के खिलाफ है, भारत हमेशा पीस चाहता है और उस पीस के मद्देनजर रखते हुए भारत ने इस प्रकार का वोट किया इजराइल के खिलाफ। अब एक बार हम जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 देश हैं। इसके में कितने देश सदस्य? 193 देश इसके सदस्य है। वोटिंग राइट की बात करें तो सबको इक्वल वोटिंग राइट है। ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह वहाँ पे वीटो पावर वगैरह वैसा सीन नहीं है, सबको इक्वल वोटिंग राइट है। और इसमें जो काम क्या है, इसका काम की बात करें तो ये सिक्योरिटी जनरल जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उनकी सिफारिश पर ये सिक्योरिटी जनरल होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर तो 15, 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर को अपॉइंट करने का काम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है। यहाँ पर वोटिंग होती है, उस आधार पर अपॉइंट किया जाता है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन का जो बजट है उसे पारित इस बजट को अप्रूव करने का काम भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा किया जाता है। तो ये पूरा इससे संबंधित आर्टिकल था। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब से रिलेटेड। न्यूज़ में क्योंकि इजराइल द्वारा व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब का यूज़ किया गया है, इससे यूएस है वो खुश नहीं, का कहना है कि इजराइल इस प्रकार की बॉम्ब का यूज़ कर रहा है, इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो अब व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में जान लेते हैं। एक बार फॉस्फोरस की बात करें तो इसे पी के रूप में भी जानते हैं हम,
P, जो हमने सिंबल देखा होगा तो P है। और इसका एटॉमिक नंबर देखे तो इसका एटॉमिक नंबर है 15। एटॉमिक नंबर यूपीएससी तो नहीं पूछते, बट आप जनरल नॉलेज के लिए पता कर सकते हो कि फॉस्फोरस के एटॉमिक नंबर है वो 15 है। और फॉस्फोरस है वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, वाइट है, रेड है। और यहाँ हम बात करें वो है वाइट फॉस्फोरस की। तो वाइट फॉस्फोरस का यूज़ कहाँ होता है? रॉकेट में होता है, बॉम्ब बनाने में होता है, आर्टरी सेल होता है ना, उसमें इसका यूज़ होता है, और भी कहीं जगह इसका यूज़ होता है। दरअसल ये वाइट फॉस्फोरस होते हैं ना, वो रंगहीन होता है, इनका कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होता है। ठीक है, मतलब वैसे तो वाइट है ही, वाइट है, रेड है, बट जो वाइट की बात करें ना, वाइट जैसे आप वाइट फॉस्फोरस का यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको पता नहीं किस प्रकार का कलर है, ऑलमोस्ट आपको कलरलेस लगेंगे। ठीक है ना। तो गंध की बात करें, इनकी सुगंध या फ्रेगनेंस इसकी कैसी होती है? तो फ्रेगनेंस होती है गार्लिक जैसी होती है। इसकी सुगंध की बात यूज़ करने के बाद फिर सुगंध कैसी होगी? और ये होता है ना, ये एटमॉस्फेयर में फ्रीली नहीं पाए जाते क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर इसे एटमॉस्फेयर में इसे फ्रीली आप छोड़ दोगे तो ये हाईली रिएक्टिव होने के कारण आग पकड़ लेंगे तुरंत, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें एनवायरनमेंट में फ्रीली नहीं छोड़ा जाता है। बट ये वाइट फॉस्फोरस का यूज जब बॉम्ब के रूप में किया जाता है और जब ये बॉम्ब को छोड़ा जाता है तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे, जिससे हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये ऑक्सीजन के साथ एक्टिविटी करेंगे, मतलब क्रिया करेंगे, और क्रिया करके ये रिएक्ट करेंगे और आग की तरफ फैल जाएंगे, धुआं ही धुआं फैला देंगे, पूरी चारों ओर स्मोक ही स्मोक होंगी। और इसके आसपास जो लोग रह रहे होंगे ना, उनमें उनकी त्वचा जल जाएगी, उन पर कई सारी बीमारियां हो जाएगी, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो कई सारे इसके परिणाम हो सकते हैं। तो देखो यहाँ लिखा भी हुआ, इसका यूज़ जब किया जाता है वातावरण में फ्रीली तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और ज्वलनशील बन जाता है। चूँकि ये ज्वलनशील होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ये, और रिएक्ट भी बहुत ज़्यादा करता है, और शरीर पर धब्बे हो जाते हैं, इससे त्वचा बर्न हो जाती है, जल जाती है, आसपास में धुआं ही धुआं फैल जाता है और डेथ भी हो जाती है। इसमें तो बता ही दिया, इसमें गार्लिक जैसी होती है, वो जो वाइट फॉस्फोरस कलरलेस होता है, या फिर वाइट होता है या कलरलेस होता है। साथ ही साथ इसकी बात करें कि हमने एक कन्वेंशन बना रखी है कि केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC। ये क्या करती है? ये कन्वेंशन ऐसी है जो केमिकल वेपन होते हैं ना, उनके यूज़ को रोकती है कि कहीं भी केमिकल वेपन का यूज़ हो, कम हो या ना के बराबर हो। बिकॉज कि क्या, केमिकल वेपन के ना सिविलियंस भी जान चली जाती है। देखो वैसे वेपन से आप वॉर करोगे तो बॉर्डर पे लड़ी जाएगी, तो आर्मी पर्सन्स आपस में लड़ेंगे, बट जो केमिकल वेपन की वॉर होगी ना, उसमें सिविलियंस की भी जान चली जाएगी। तो इसे केमिकल वेपन कन्वेंशन के तहत बैन कर रखा है। केमिकल वेपन कन्वेंशन की तरह जो केमिकल वेपन तो उन्हें बैन कर रखा है, बट जो फॉस्फोरस बॉम्ब है ना, वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब, उसको केमिकल वेपन में कंसिडर नहीं किया गया। जो केमिकल वेपन की लिस्ट है उसमें इसे कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि वेपन के रूप में इसे क्लासीफाइड नहीं किया गया है। ना केमिकल वेपन जो अपने है ना कन्वेंशन, उसमें फॉस्फोरस बॉम्ब को क्लासीफाइड नहीं किया गया है। तो देखो एक बात है, जब इतना खतरनाक है, इसके इतने सारे नुकसान होते हैं, तो इसको शामिल क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना। तो न करने का रीज़न ये है कि उस टाइम इतना इसका यूज़ होता नहीं था जब ये कन्वेंशन बनी थी। उसके बाद में जब इसको शामिल नहीं किया गया तो एक दूसरी और कन्वेंशन है हमारी, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन, मतलब कन्वेंशन ऑन सर्टेन कुछ कन्वेंशनल जिसका पारंपरिक रूप से यूज हो रहा है वेपन, हथियार, CCCW। ठीक है, ये जो कन्वेंशन है इसमें वाइट फॉस्फोरस को भी जिक्र है, मतलब वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब है ना, उसको क्लासीफाइड इस कन्वेंशन में किया गया। कौन सी कन्वेंशन? कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्या केमिकल वेपन कन्वेंशन में हाइड्रोजन बॉम्ब फॉस्फोरस बॉम्ब में जो वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब है उसको कंसीडर किया गया? तो नहीं, वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब को केमिकल वेपन कन्वेंशन में कंसीडर नहीं किया गया, जबकि इसको कंसीडर किया गया है कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन, इस CCCW, इसमें इसे कंसिडर किया गया है, यानी कैटेगराइज किया गया है कि ये वेपन है, इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब में ना इसका यूज़ अब कर तो सकते हो, बट एक तो जहाँ सिविलियन है वहाँ इसका यूज़ नहीं होना चाहिए, और इसका यूज़ रेयर केस में होना चाहिए। एक तो सिविलियन वाले जगह तो होना ही नहीं चाहिए, और यूज है वो भी रेयर केस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोटी मोटी जगह पे यूज़ कर लो, नॉर्मल एक ग्रुप में टेंशन है यूज़ कर लो, या फिर सिविलियन से वहाँ यूज़ करो। नहीं, सिविलियन वाली जगह पर इसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे सिविलियन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, अब CCCW की बात करें, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन, CCCW, इसकी बात करें, ये देखो जिनेवा कन्वेंशन जो जिनेवा मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर 1980s में सबसे पहले इसे साइन किया गया था। और इन्फॉर्मेंस देखो, एक तो साइन करना अलग था, आज मैं अब साइन कर रहा हूँ, बट उसे लागू कब हुआ था? तो साइन तो कर दिया था इसे 1980s में, 1980 में
1980 में इसे साइन किया गया था, बट जो इन्फोर्समेंट आई थी, इसकी लागू हुई थी, वो हुई थी 1983 में। इसे साइन पहले 1980 में कर दिया गया था, लागू हुआ था ये 1983 में। ठीक है, कौन कौन से देश इसमें शामिल है? इजराइल है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, यूएसए है, रसिया है, यूक्रेन है, इन सब देशों द्वारा साइन किया गया है। ठीक है, ये सारे काफ़ी सारे देश, रूस, यूक्रेन, भारत भी शामिल है। क्या भारत ने इसको साइन किया? जी हाँ, भारत ने कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन को साइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा व्हाइट फॉस्फोरस से संबंधित आर्टिकल था। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। क्या नेक्स्ट आर्टिकल? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। देखो, इस अलायंस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इससे पहले देखो, न्यूज़ के बारे में बात करें ना, तो क्या हुआ है कि भारत की तरफ से नेशनल क्लीन मिशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया था, और इस मिशन का अभी जिक्र भी किया गया है। ठीक है, तो अब पूरा इस मिशन के बारे में देख लेते हैं, एक बार इसे देख लेते हैं। न्यूज़ में इसीलिए था कि COP28 एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 28 मीटिंग हुई थी UAE में, उसमें ग्लोबल रिवर सिटीज़ को, जो ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस है ना, उसको लॉन्च किया गया है, उसके बारे में वहाँ पे जिक्र किया गया, इसलिए न्यूज़ में। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में जान ले। देखो, अपने इसके बारे में पूरा जानने से पहले ये बताऊँ कि USA के साथ भी भारत मिसिसिपी रिवर है ना USA की, उसके साथ भी मेमोरेंडम ऑफ साइन कर रहा है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस भी कहा जाता है। क्या कि USA में जो ये मिसिसिपी रिवर है, वहाँ पर जो सिटीज़ होगी उस पर भी इस प्रकार का ये मेमोरेंडम साइन किया गया, उस पर चर्चा होगा। ठीक है, इसके फंड कौन देगा? वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया जाएगा, और भी वर्ल्ड बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक के अलावा कई भी देश है वो भी इससे रिलेटेड हेल्प करने का काम करेंगे। अब हम रिवर सिटी अलायंस के बारे में जान लेते हैं। रिवर सिटी, रिवर पे बसी हुई सिटियाँ हैं बहुत सारी। ठीक है, अब उस सिटियों का जो एक सारी सिटियों में मिलकर एक अलायंस बनाया गया है, जिसे कहा जाता है रिवर सिटी अलायंस। ठीक है, जो रिवर पर बसी हुई सिटियाँ ना, उन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया है, तो रिवर सिटी अलायंस हो गया। अब जो रिवर सिटी अलायंस है ना, इसका एम है, एम की बात करें तो जो रिवर सिटीज़ है वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। रिवर सिटीज़ है, मतलब जो सिटी रिवर पर बसी हुई, उनका डेवलपमेंट तो करना है, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डेवलपमेंट ही कर रहे हो बट वो सस्टेनेबल ना हो, या फिर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, तो डेवलपमेंट तो करो बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। दोनों को ध्यान रखो, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना और ग्रोथ का भी ध्यान, इसलिए इसका मेन एम यही है। कोलैबोरेशन की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय है ना, वो कोलैबोरेशन कर रही है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये मिनिस्ट्री क्यों? पहले तो जल शक्ति मिनिस्ट्री क्यों होगा? क्योंकि रिवर की बात हो रही है, सिटीज़ की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। जल शक्ति बिकॉज की सिटीज़ की बात, वाटर की बात हो रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर बिकॉज की सिटीज़ की बात है, तो दोनों मिलकर कोलैबोरेशन कर रही है, जल शक्ति और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, थीम की बात करें तो नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, टीच एंड सपोर्ट, ये इसका थीम था इस बार का। बात करें वर्तमान की तो 143 143 सिटीज़ इसमें शामिल है। मतलब जो भारत की जो रिवर है उस पर बसी हुई सिटियाँ, तो उसमें से 143 सिटियाँ है, 143 सिटीज़ है वो शामिल है, किसमें? इस अलायंस में शामिल। अब इसमें क्या होगा, इस अलायंस में सारी सिटीज़ शामिल है, इससे कुछ फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होगा, आपस में मिलकर काम करेगी। ठीक है, तो भारत की सभी सिटी है वो, उनके लिए फॉर्म है ओपन है, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, किसी के लिए ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा वो चल रहा है, बट नहीं, सारी सिटियों के लिए ओपन है, कोई भी सिटीज़ है वो इसमें शामिल हो सकती है। बट कंडीशन ये है कि वो रिवर सिटीज़ होनी चाहिए, कि रिवर के आसपास उसका सिचुएशन होना चाहिए, मतलब रिवर के आसपास वो सिचुएटेड होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका सेक्रेटरीट कौन है, सचिवालय कौन देख रेख करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स है, NIUA, वो इसका सेक्रेटरीट है। साथ ही साथ अब बात करते हैं ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस की, तो जो रिवर सिटीज़ अलायंस है ना, वो ग्लोबल स्तर पर काम करेगी या ग्लोबल स्तर पर जाएगी, तो इसे ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस कहा जाएगा। इसमें काफ़ी सारे देश से शामिल हो गए, जो रिवर सिटीज़ अलायंस है वो ग्लोबल स्तर पे भी बहुत सारे देश है वो उसको शामिल करेगी, तो ये ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस बन जाएगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल? इंडिया है, इजिप्ट है, नीदरलैंड है, ठीक है, साथ ही साथ डेनमार्क है, घाना है, ऑस्ट्रेलिया है, भूटान है, जापान है, कंबोडिया है, ये सारे देश शामिल है। टोटल 9 देश शामिल है, और इसमें 11 देशों की रिवर शामिल है। कहने का मतलब है 9 देशों ने तो इस अलायंस को साइन किया है, शामिल है, बट रिवर तो ऐसा जरूरी थोड़ा कि भारत की रिवर है वो चाइना से नहीं आ सकती। ठीक है ना, इंडस रिवर चाइना से भी तो आ रही है। देश तो 9 है बट वो 11 देशों की रिवर, जैसे भारत शामिल है तो इसका मतलब पाकिस्तान की रिवर और भारत की रिवर दोनों शामिल हो जाएगी। श्रीलंका चाइना और भारत की रिवर शामिल है, तो 11 देशों की रिवर और 9 देश इसमें शामिल है। अब ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में भारत की तरफ से कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? तो नेशनल क्लीन गंगा मिशन है, वो साथ में किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया 2021 में। एक तो नेशनल जो क्लीन गंगा मिशन है वो, और नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, ये दोनों मिलकर 2021 में इसे ग्लोबल सिटीज अलायंस को लॉन्च किया था। भारत की तरफ से बात कर रहे हैं, भारत की तरफ से नेशनल क्लीन गंगा मिशन प्लस ये किसके साथ मिला था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इन दोनों ने मिलकर इससे ग्लोबल सिटी जो अलायंस है इसको भारत की तरफ से लॉन्च किया था। अब ग्लोबल सिटीज अलायंस में इसकी बात में 11 देश है, ठीक है, 11 देशों की 275 सिटीज इसमें शामिल है। अब इनकी मीटिंग कहाँ होती है, बार बार ये कहाँ मिलते हैं, उसके बारे में बात करें तो ये जो धारा नाम की जो धारा एक वर्ड, धारा वर्ड का मतलब होता है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन, ठीक है, धारा का फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन। ये क्या होता है, ये जो रिवर सिटीज़ है ना, ये जब आपस में अलायंस है, ये आपस में मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं, क्या चर्चा होती है, वो इसके तहत ही होता है, धारा के तहत। धारा मत ये जब आपस में मिलते हैं तो ये कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो धारा कहा जाता है, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन अर्बन, एक्शन फॉर अर्बन रिवर सिटीज़, तो इसे धारा कहा जाता है। जो आपस में मिलती है, ये वार्षिक मीटिंग होती है और इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट कौन करता है, नेशनल क्लीन गंगा मिशन द्वारा इसे आयोजित किया जाता है और कोऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है। ये पूरा इससे संबंधित था आर्टिकल। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ मल्टीफंक्शनल क्रिप्टो एसेट्स इंटरमीडियरीज। ये पूरा न्यूज़ है, तो ये आर्टिकल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। न्यूज़ में क्यों है, FSBC मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा अभी रिपोर्ट निकाली गई है, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है इसके बारे में बताया गया है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ मल्टीफंक्शनल क्रिप्टो एसेट्स इंटरमीडियरीज, इनके बारे में बताया गया कि इनका मिसयूज ये कैसे करते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। किसकी, FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की जो मीटिंग हुई है ना, सॉरी रिपोर्ट आई ना, उसमें इनके बारे में बताया गया। तो एक बार FSB के बारे में बात कर लेते हैं। FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एक इंटरनेशनल बॉडी है। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, 2009 में स्थापना हुई थी इसकी, और इसकी स्थापना की गई थी G20 सदस्यों द्वारा। G20 जो देश है उनकी मीटिंग हुई थी पिट्सबर्ग में, ठीक है, पिट्सबर्ग में इनकी मीटिंग हुई थी। तब इन्होंने जो ग्लोबल स्तर पर फाइनेंशियली अस्थिरता आ रही थी, अनस्टेबिलिटी आ रही थी, उसमें सुधार लाने के लिए FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की स्थापना की। कब की, 2009 में। किसके द्वारा, G20 द्वारा पिट्सबर्ग में। इस पहल की, इससे पहले क्या था, इससे पहले था फाइनेंशियली स्टेबिलिटी फॉर्म था, उस फॉर्म की जगह लेके आए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बोर्ड लेके आ गए। पहले सही से काम नहीं कर रहा था ये, तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी फॉर्म था, उसका उत्तराधिकारी, फॉर्म का उत्तराधिकारी है वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बोर्ड है, इसका उत्तराधिकार है, यानी उत्तराधिकारी सक्सेसर है, ठीक है। अब इसकी एम की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी होती है ना, उसको इंश्योर करना, वित्तीय स्थिरता को इंश्योर करना, साथ ही साथ में ग्लोबल स्तर पर फाइनेंशियली सिस्टम, मतलब जो ग्लोबल स्तर पर वित्तीय सिस्टम है ना, उसको मॉनिटर करने का भी काम करता है। ये IMF के साथ मिलकर काम करता है, पूरी देश की इकोनॉमी को देखता है, कैसे काम कर रहा है, कैसे परफॉर्मेंस है, उस सब की जांच करने का भी ये कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर का हेडक्वार्टर है बेसस स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, वो इसकी देख रेख करती है या उसकी सहायता से काम करता है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है ना, उसका भी हेडक्वार्टर बेसल में, तो वो इसकी देख रेख या हेल्प करने का कार्य करती है। अब इसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, जो इसका मेंबर कितने हैं, इसके मेंबर 68 है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो RBI सेंट्रल बैंक होती है ना देश की, मतलब देश के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक है, वो इसके मेंबर बनते हैं। टोटल मेंबर 68 है, और G20 इकोनॉमी के मोस्ट ऑफ देश है इसके बोर्ड में मेंबर में शामिल होते हैं, ठीक है। इसने अब इसकी रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं, सारा इसके बारे में जान लिया, क्या क्या जाना था। हेडक्वार्टर बेसस स्विट्जरलैंड में, 2009 में बना था। इंटरनेशनल बॉडी, एक काम क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, इंश्योर करना और इसे मॉनिटर करने का काम करना है। किसकी हेल्प से काम करता है, BIC, वो क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की हेल्प से ही काम करता है। और जो G20 देश है उनके द्वारा इसे बनाया गया था, उनकी हेल्प से बनाया गया था। बोर्ड में भी G20 कंट्री के मेंबर शामिल होते हैं, 68 इसके मेंबर है। ये फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो इसके मेंबर बनते हैं, ठीक है। ये सारी इससे संबंधित था। अब इस रिपोर्ट में कहा है कि जो अलग अलग प्रकार की क्रिप्टो करेंसी इश्यू की जाते हैं ना, उनको मल्टी फंक्शनल क्रिप्टो कंपनीज कहा जाता है। मल्टी फंक्शन मतलब बहुत सारे फंक्शन एक साथ ही करते हैं।
अब इसका जैसे कि कोइन बेस है, एक्स्ट्रा बहुत सारी कंपनियां। अब मल्टी फंक्शन क्रिप्टो करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी कंपनी है ना, इसके लॉस क्या है, मतलब रिस्क क्या है इसमें ये रिस्क है कि इन कंपनियों द्वारा कभी कभी अपने खुद के भी क्रिप्टो जारी किए जाते हैं। अब इससे ग्राहक को पता नहीं चलता भाई इसके क्रिप्टो है, तो इसमें जो उतार चढ़ाव है बहुत फ्लैक्चुएट होता है, बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है। एक कंपनी खुद भी अपने जो कॉइन है उसको रेगुलेट कर लेती, जिससे कंज्यूमर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए इन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में कि इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, आप सचेत रहें। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पारेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए डेल्टा रैंकिंग। अभी नीति आयोग ने क्या किया है कि फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग है एस्पारेशनल प्रोग्राम की, उसे रिलीज किया गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, आकांक्षी मतलब एस्पारेशनल डिस्ट्रिक्ट वाली स्कीम तो आपने जाना ही होगा, ये उसके बारे में पढ़ा होगा। जो बैकवर्ड जिले होते हैं उनको ज़रूरत होती है सपोर्ट की, उनको सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कीम चलाई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। उसके लिए इसके साथ साथ अब नीति आयोग ने नीति आयोग एस्पारेशनल डिस्ट्रिक्ट की एक रैंकिंग भी निकाली थी, आपस में कंपटीशन को भी प्रमोट करती थी। तो अभी नीति आयोग ने एस्पारेशनल यानी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी लेके आई है, एस्पारेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी नीति आयोग लेके आई है। देखो, इसमें क्या होगा, जो आकांक्षी यानी एस्पारेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, उनकी तरह से रैंकिंग किया जाएगा किस किस सेक्टर में, जैसे हेल्थ है, पोषण है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, वाटर रिसोर्सेज है और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब चीज़ों पर ध्यान रख के इनको मॉनिटर करके तो इनको रैंक किया जाएगा। साथ ही साथ में जो एस्पारेशनल ब्लॉक ये अपना फंक्शन है ना, ब्लॉक प्रोग्राम, इसमें भी रैंक की विशेषता क्या होगी, इसमें जो टॉप करने वाले होंगे इसमें अलग अलग को रैंक की जाएगी। जैसे टॉप किया था, टॉप अभी किया है तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है, कुमुरान भीम आसिफाबाद, इसने टॉप किया है। तो अलग अलग को टॉप के आधार पर रखा जाएगा। तो तेलंगाना का ये ब्लॉक है, इसने अभी टॉप किया है। फिर यूपी का ब्लॉक है, इसे अलग अलग रैंक में रखा जाएगा। तो रैंकिंग आपके लिए मैटर नहीं करती है किसने क्या टॉप करा। पहले तो ये जो एस्पारेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसकी रैंकिंग कौन जारी करता है, नीति आयोग, ये चीज़ याद रखना। और साथ ही साथ एस्पारेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसकी रैंकिंग कौन करता है, तो नीति आयोग करता है। ये चीज़ क्या क्या चीज़ें फोकस की जाती, तो हेल्थ है, पोषण है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, पोषण मीन्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जल संसाधन, वाटर रिसोर्स है, जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। किसने टॉप किया, टॉप रैंक आपको याद करने की, यूपीएससी रैंक पे बहुत कम क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। और ये इसमें अलग अलग जोन भी बनाए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट जोन में पहाड़ी एरिया को, जो माउंटेन एरिया हिली रीजन है, उनको शामिल किया गया है। एक ब्लॉक बनाए गए अलग अलग के जोन है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न जोन है, फिर नॉर्दर्न जोन है, ईस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है। इस प्रकार के अलग अलग जोन बनाए गए और उसके अकॉर्डिंग इनको रैंक भी किया गया है, ठीक है। इसका एम क्या है, एम यही है कि देशों आपस में जो ब्लॉक है उनमें कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो वो खुद एक दूसरे से सीखेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। तो एम तो मोस्ट ऑफ कॉमन ही होते हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।